नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सोसाइटी। मैं विगत 20 वर्षों से वन विभाग के साथ विभिन्न मुद्दों में काम कर रहा हूँ, जिससे वन प्रबंधन के क्षेत्र में थोड़ी बहुत समझ मेरी विकसित हो सकी है अपने अध्ययन से एवं अपनी फील्ड के किए गए कार्यों से। आज का जो वीडियो मैं वन प्रबंधन पर बना रहा हूँ, यह वीडियो उन मैदानी वन विभाग के उन मैदानी अमले के लिए है जो कि सीधे रूप से वन प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शायद मेरे इन 20 वर्षों के अनुभव उन वन प्रबंधन के हमारे योद्धा ग्रीन योद्धा जो हैं उनके शायद ये काम आ सके। वन प्रबंधन के विषय में जानने से पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। इससे थोड़ी सी हमें ये पता चले कि हमसे गलतियाँ कहाँ होना प्रारंभ हुई। तो वन प्रबंधन का इतिहास कोई नया नहीं है। वैदिक काल से ही हमारे यहाँ वन प्रबंधन की परंपरा रही है। उस समय हमारे भारत में बहुतायत में वन हुआ करते थे और आज का भारत हमारा वह भारत आज का भारत नहीं था। हमारा क्षेत्र बहुत विस्तृत था और सभी क्षेत्रों में वन बहुतायत में पाए जाते थे। वन में रहने वाली जो आदिवासी जाति है जो आज वन प्रबंधन में सहयोग करती थी, उस समय भी हुआ करती थी, उसे वनवासी हम उस समय इस नाम से जाना करते थे। और जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आयुर्वेद का तत्व था और प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पौधे, प्रत्येक घास के विषय में तक विद्यार्थियों को जानकारी हुआ करती थी और फिर वो युवा हो के या प्राण को सारी व्यवस्था में वो उन अपनी शिक्षा का वो एक प्रकार से उपयोग किया करते थे। उस समय में जो वन था उसे वन कहा जाता था और जो राजा महाराजा अपने क्षेत्र में विकसित करते थे वो भी उसे उपवन कहा जाता था। अब उपवन के नाम से ही स्पष्ट है कि वह एक प्रकार का उपवन था, मतलब एक प्रकार से वन का ही छोटा रूप हुआ करता था। तो उसमें वह वन की सारी प्रजातियां पाई जाती थी जो कि वन में पाई जाती थी। तो उससे क्या होता था कि बहुत कुछ जो आवश्यकता हैं वो वहाँ से पूरी कर ली जाती थी, जिससे वन पर बहुत सीधा दबाव नहीं जाता था। इसके बाद में जो काल आया वो राजपूत काल आया। राजपूत काल में भी जो शिक्षा व्यवस्था रही उसमें भी इस सारे चीज़ का समावेश था, आयुर्वेद का समावेश था। और उस समय की शिक्षा व्यवस्था में भी सारे विद्यार्थियों को इन वन के औषधि तत्वों की और वृक्षों की सारी जानकारी हुआ करती थी। तक्षशिला नालंदा के विद्यार्थियों का एक लेख हमने बहुत पढ़ा होगा जो अक्सर शायद हमारी प्राथमिक पाठशाला में रहा है कि एक विद्यार्थी को जब ये कहा गया कि तुम बाहर जाओ और ऐसी कोई घास या ऐसी कोई पौधा या ऐसा कोई वृक्ष ढूंढ के लाओ जिसका कोई औषधि उपयोग ना हो, तो वह ढूंढता रहा परंतु उसे इस तरीके का कोई वृक्ष या कोई पौधा या कोई घास नहीं मिला। इससे पता चलता है कि उस समय के लोगों को इसका बहुत गहन अध्ययन हुआ करता था। उस समय की भी जो परिपाटी थी वन और उपवन की ही थी, तो वही जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे भी आ जाता है कि उसमें भी सारी आवश्यकताएं उपवन के माध्यम से हो जाती थी
और कुछ मात्रा में वनों पर भी डिपेंडेंसी हो गई। इसके बाद में आता है मुगल शासन। मुगल शासन में क्या हुआ कि जो वन था वो जंगल में परिवर्तित हो गया और जो उपवन था उसकी जगह ले ली बगीचे। इस समय में वन क्षेत्र का भी, जंगल का भी कुछ ह्रास हुआ और बगीचे में केवल शोभा की चीज़ें जैसे आज जो चलती हैं उस तरीके की चीज़ें होने लगी, जैसे फूल हैं, लताएं हैं, कुछ सजावटी पौधे हैं, इस तरीके की उस उपवन को इस बगीचे ने अपना स्थान ले लिया, जिससे वन क्षेत्र या जंगल में दबाव अधिक पड़ने लगा। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो मुगल काल के समय में भी हमारा वन क्षेत्र जो था वो काफ़ी विस्तृत था और बहुत ही बुरी स्थिति में नहीं पहुंचा। हम उस समय भी 33% से ज़्यादा वन क्षेत्र के कवर में हम लोग उस समय भी थे। फिर आता है ब्रिटिश काल। यहीं से हमारे वन क्षेत्र की सारी दुर्दशा प्रारंभ हुई। ब्रिटिश काल के समय में 1894 में एक बिल आया जिसमें उन्होंने वन प्रबंधन या कहें कि वन विनाश की एक प्रक्रिया उन्होंने चालू की, जिसमें उन्होंने टिम्बर ओरिएंटेड सारी प्लानिंग या सारा नियम वो लाया और धीरे धीरे जो हमारा वन क्षेत्र था वो टिम्बर ओरिएंटेड की ओर बढ़ गया। हम उसी ओर ध्यान देने लगे, हम सागौन पर फोकस हो गए और बहुत रिसर्च में तो ये भी आया है कि बाकायदा जंगलों को काटकर सागौन का प्लांटेशन किया गया, जिससे कि ये हमारा वन क्षेत्र अब किसी एक पर्टिकुलर वन क्षेत्र के नाम से वो जाने लगा, जिसको हम सागौन का वन क्षेत्र कहते हैं। अन्य प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। हालांकि उस समय भी हालांकि तीव्रता से ह्रास वन क्षेत्र का अवश्य हुआ, परंतु फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में जो था वन की वैरायटी और वृक्ष प्रजातियाँ उपलब्ध उस समय भी थी। परंतु धीरे धीरे जब इसका दोहन बहुत बड़े स्केल में किया गया तो ये हमारे यहाँ से धीरे धीरे प्रजातियाँ भी विलुप्त होना प्रारंभ हो गई। आज़ादी के बाद में 1952 में हमने अपना खुद का बिल बनाया, परंतु परिपाटी हमने वही रखी जो ब्रिटिश राज में की गई थी, जिससे भी परिणाम बहुत ज़्यादा सकारात्मक हुए नहीं। जो हमारे लास्ट 2021 का जो सर्वे है या जो रिसर्च रिपोर्ट हैं, उस आधार पे जो हमारे वन क्षेत्र हैं वो हैं 80.9 मिलियन हेक्टेयर में हमारे वन क्षेत्र उस समय की रिपोर्ट के अनुसार थे, जो कि हमारे पूरे क्षेत्र या कवर एरिया के लगभग 24.62% के समथिंग होता है। उसके बाद भी 2023 तक अलग अलग रिसर्च या अलग रिपोर्टें आई हैं जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तो नहीं कही जा सकती, परंतु उसमें भी 7,13,000 समथिंग स्क्वायर फुट एरिया जो कि 21.71% के समथिंग ये कवर एरिया होता है। तो अगर हम देखें तो हम लगातार नीचे ही जा रहे हैं और इसका सीधा जो संबंध है वो हमारे वन प्रबंधन के तरीके से है। कारण क्या है, हम अभी भी टिम्बर ओरिएंटेड जो सिस्टम है उसी से चल रहे हैं, तो उसमें वन का ग्रोथ उतना
हो नहीं पाएगा। उसके अलावा जो हम गलतियां कर रहे हैं, पहले वन जो क्षेत्र था वो मॉइस्चर या पानी अन्य क्षेत्रों को दिया जा करता था, परंतु आज की स्थिति जो हो गई है, उस वन क्षेत्र को खुद ही आज मॉइस्चर की ज़रूरत है। वहाँ पे वाटरशेड के कामों की ज़रूरत बहुत शिद्दत से है और उसको करने की आवश्यकता है, परंतु अभी भी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है। प्लांटेशन जो है आज भी ज़्यादातर सागौन के ही प्लांटेशन किए जा रहे हैं, जो एक विशेष समय में विशेष तरह की आपकी आवश्यकता तो पूरी कर देते हैं, परंतु वो पूरे वन क्षेत्र को समृद्ध नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमने जलाव का कोई प्रबंधन नहीं किया है। हालांकि जो अब मोदी सरकार आई है उसने एक उज्ज्वला योजना चालू की है, जिससे कि उन्होंने ये कहा है कि इससे जो ग्रामीण भारत है उसमें वन पर जो भी दबाव है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और जो ग्रामीण हैं वो सिलेंडर गैस को यूज़ करने लगेंगे। तो उनके अपने तर्क हो सकते हैं, परंतु जो हमारा अनुभव कहता है, जब मैं डिंडोरी में काम किया गया था, मध्य प्रदेश के एक ज़िला है डिंडोरी, उसमें ये बैगा जो प्रजाति वहाँ पे रहती है उसके लिए ये बहुत पहले एक योजना लाई गई थी, जिसमें उन्हें गैस सिलेंडर वितरित किए गए थे, परंतु वो गैस सिलेंडर जब पहली बार दिए गए तो वो यूज़ में किए गए, उसके बाद दोबारा किसी ने उसे भराया नहीं। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, एक आर्थिक स्थिति उनकी हो सकती है, दूसरा ये भी उनके कहे अनुसार होता है कि वो आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है कि वो दोबारा अपना उस सिलेंडर को रिफिल करवा सके। तो उज्ज्वला योजना का भी जो अभी तक अनुभव में आ रहा है, जो पहला सिलेंडर जो दिया जाता है वो तो उपयोग होता है, परंतु उसके बाद दूसरे जो उपयोग दूसरी बार जो भरवाने की स्थिति है या वो उतना आज भी उसका रेशियो उतना बढ़ नहीं पाया है, इसलिए वन में जलाव के लिए आज भी दबाव बना हुआ है। तो हमें सब इस दबाव को तो प्रबंधन करना पड़ेगा। अब इसमें प्रबंधन के लिए हम कोई विशेष तरीके की प्रजाति का रोपण करेंगे या इसकी आवश्यकता नहीं, बहुत सीधा सा है, शुभबुल बबूल का जो है प्लांटेशन वो किया जा सकता है। और इसको कहाँ करना है, मध्य जंगल में तो हम करेंगे नहीं, इसको हमें जहाँ से हमारा ग्रामीण क्षेत्र चालू होता है और वन क्षेत्र के बीच में जो सीमाएं हैं उसमें हम इनका वृक्षारोपण कर दें या उस मार्ग में कर दें जिस मार्ग से वन क्षेत्र में ग्रामीण जाते हैं, या जो ग्राम को जाने वाली रोड है उसके दोनों इस तरीके के प्लांटेशन किए जा सकते हैं, जिससे उनकी जलाव की आवश्यकता है वो उन क्षेत्र में ही सीमित हो सकती है। हम एक छोटा 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर का ऐसा जलाव के लिए विशेष ये वृक्षारोपण हम उस क्षेत्र में कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है, ये बहुत आसानी से हो जाने वाली प्रजाति है, जिससे उनकी जो वन पर जलाव के लिए आवश्यकता है उसका प्रबंधन वहीं पे हो जाता है। दूसरा जो वन विनाश का एक कारण है वो मवेशियों का वन क्षेत्र को नष्ट करना है, नए नए पौधों को नष्ट कर देना है, उस जगह की सारी उपजाऊ उस चीज़ों को ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए जलाव के लिए एक विशेष क्षेत्र में हम घास का रोपण कर दें, परंतु आज के समय वन क्षेत्र में जंगल इतनी